हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बात करने वाले हैं CITS जो फाइनल एग्जाम होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों को कल 108 तक का क्वेश्चन करा दिया था और मेरी वीडियो जो थी अचानक रुक गई। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आगे नहीं पढ़ा पाया। चलिए आज उस क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं 109 नंबर से। ठीक है, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को जैसा कि बताया है कि आप अपनी ऑनलाइन जो ये परीक्षाएं होती है CITS प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, ये आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा होंगी। ऑनलाइन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं successcareer.co.in। देखिए SUCCESSCARER.co.in, इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें इसमें CITS, CTI, ITI रिजल्ट ये सभी पहला वाला जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसी पे आप लोगों को क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे चले जाना है। और यहाँ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्वेश्चन पेपर फॉर CITS फाइनल एग्जाम निमी पैटर्न भारत स्किल का दिया हुआ है। या सिलेक्ट कैटेगरी में आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को सिलेक्ट करके आप अपनी मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिख जाएगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप चाहे तो ये इंग्लिश में आप क्वेश्चन पेपर को दे सकते हैं, या चाहे तो अदर लैंग्वेज जो जैसे कि हिंदी वगैरह, उर्दू वगैरह, जिसमें देना चाहें आप दे सकते हैं ना। सभी लैंग्वेज यहाँ अवेलेबल है। तो आप साइट पे जाकर successcareer.co.in पर जाकर जरूर आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। चलिए आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं 108 तक के क्वेश्चन को पढ़ा दिया था कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो स्टूडेंट एक्सपर्टनेस और उत्साह से छात्रों को पढ़ाना, और स्टूडेंट क्रिएटिविटी, ये क्या है एक टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है। लेकिन क्वेश्चन में नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिलेटेड टू पूछा था, जिम्मेदारी किससे संबंधित नहीं है शिक्षक को, तो पार्टिसिपेट इन डिबेट, वाद विभाग में भाग लेना, ये शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। चलिए 109 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच जॉब डिजाइन अप्रोच टेक्स वर्कर्स टू द डिफरेंट टास्क पीरियोडिकली। कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सी जॉब डिजाइन का तरीका होता है। तो जॉब डिजाइन का जो तरीका होता है वो है जॉब रोटेशन, यानी कि कार्यावर्तन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं हाईलाइट भी करते चलूं, जिससे कि आपको PDF अवेलेबल करा सकूं और आपको बार बार ये दिक्कत नहीं होनी पड़ेगी कौन सा ऑप्शन आपको टिक लगा होगा, तो बस रिवीजन करना होगा। रिवीजन के लिए आप साइट पे भी आ सकते हैं successcareer.co.in पे, और अपनी यहाँ पे जॉब की चेक करें। आप अपना लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। लैंग्वेज के लिए आप बिल्कुल आसान है, ऊपर सेलेक्ट लैंग्वेज दिया हुआ है और इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, हिंदी सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका लैंग्वेज यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए उसी लैंग्वेज में पढ़िए। मैं चलिए इंग्लिश को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इंग्लिश कहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश आप थोड़ा मुझे खोजवाने में मदद करें। चलिए ऑलरेडी इंग्लिश है तो इंग्लिश थोड़ी ना मिलेगा, इंग्लिश तो हो ही चुका है। तो यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। चेक आंसर पे करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व टूल्स एंड डिजाइन स्टेप फॉर। कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। किसके लिए? मेटल वर्क के लिए, कारपेंटर के लिए, या इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व होता है ऑल ऑफ दिस के लिए, यानी कि मेटल वर्क हो, चाहे कारपेंटरी बढ़ईगिरी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हमें वर्कशॉप की प्रैक्टिस और टूल्स का इन्वॉल्व और डिजाइनेशन हमें चाहिए ही उसके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है, गुड लेसन प्लान विल नॉट इन्वॉल्व। अच्छी पाठ योजना यह शामिल नहीं होंगे। यानी कि जब आप लेसन प्लान डिजाइन करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, अच्छा लेसन प्लान, तो उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, क्या चीज शामिल नहीं होगी। तो जो चीज शामिल नहीं होती है, स्टूडेंट लर्निंग शामिल नहीं होगी ना, छात्रों का शिक्षण शामिल नहीं होगा। बाकी शामिल नहीं होगा। बाकी शामिल क्या क्या होगा कि आपका लर्निंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है सिखाने का, लेसन प्लान क्यों बनाए, उसका उद्देश्य क्या है, इस क्लास के बाद लड़के क्या क्या सीखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। उस लेसन प्लान में आपका क्या क्या एक्टिविटी करवाने वाले हैं, जैसे कि आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, ये आपका लर्निंग एक्टिविटी उसके अंदर होना चाहिए गुड लेसन प्लान में। बाकी गुड स्टूडेंट का असेसमेंट होना चाहिए, उसकी आकलन के लिए टेस्ट वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, गुड लेसन प्लान में ये होता है। लेकिन यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व पूछा है तो स्टूडेंट लर्निंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर देखिएगा, विच प्रोजेक्ट इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर टीचिंग ट्रेनिंग। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कौन सी प्रक्षेपण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेपण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है टेप रिकॉर्डर का शिक्षण कार्य में ना।
टेप रिकॉर्डर से आप नहीं पढ़ा सकते, जिससे मैं आपको टेप रिकॉर्ड करूं और बोलूं कि इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं। टेप शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य के लिए ओवरहेड प्रोजेक्ट होनी चाहिए, या एलसीडी प्रोजेक्टर होनी चाहिए, या वीडियो कैमरा होनी चाहिए। इसी के द्वारा एक अच्छा टीचिंग या ट्रेनिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं कहा है कि टीचिंग ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं है तो टेप रिकॉर्डर नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू, स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्किल बेस्ड अप्रोच जो होता है, स्किल बेस्ड अप्रोच, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का दृष्टिकोण इससे संबंधित नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 114 नंबर दिया है, which among the following is not an economical benefit of vocational education? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है? तो व्यवसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ पूछा है तो वोकेशनल एजुकेशन जैसे कि आईटीआई और सीआईटीएस की जो परीक्षाएं होती है इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होगा। तो क्राइम रिडक्शन यानी अपराध में कमी, ये जो है वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत, इससे कोई लाभ नहीं है ना, अपराध करेंगे या तो। बाकी श्रम बाजार में परिणाम, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी और फर्म्स परफॉर्मेंस, ये वोकेशनल इकोनॉमिक बेनिफिट लाता है ना। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन होगा आपके पास तो लेबर मार्कर आउटकम होगा, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, फर्म्स परफॉर्मेंस अच्छा होगा ना। आगे का क्वेश्चन देखिए 111 नंबर दिया इन कोर्स डिजाइन विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है? तो कौन मदद करता है पहचान में? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य, ये क्या करता है कोर्स डिजाइन में आपका बहुत ही अच्छा आइडेंटिफिकेशन कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। चलिए मैं टिक लगाते चलूं, ये टिक लगा दिया 114 का। 115 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 116 नंबर। देखिए मैं आप लोगों का क्रैश कोर्स चला रहा हूं ना, तो सभी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर क्रैश कोर्स कर लीजिएगा। चलिए 116 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। फॉर मेकिंग ए गुड लेसन प्लान, यानी कि गुड लेसन, अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट दी डॉट डॉट ऑफ द प्लान। एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए शिक्षक की योजना की किस पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए? शुरुआत में, नीचे, बीच में या पाठ्यक्रम के बाद, आफ्टर द कंप्लीट कोर्स। तो देखिए जो एक अच्छा लेसन प्लान होगा, एक अच्छा लेसन प्लान होगा जो टीचर खुद लिखेगा, लिखना चाहेगा, उस प्रक्रिया में वो क्या शामिल करेगा? तो उसे शामिल करेगा बीच में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप एक आईटीआई में बोल देते हैं आईटीआई में एक टीचर बनेंगे, लेकिन वो टीचर नहीं होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन एज ए किसी दूसरे लोगों की नजर में आप एक टीचर रहते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? कोई बोलेगा तो टीचर है, आईटीआई में टीचर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन डिफरेंट होता है इंस्ट्रक्टर और टीचर में। क्या डिफरेंट होता है वही बताना है क्या आपको। प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो मैं बता दूं, एक शिक्षण और टीचर के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है ए टीचर गिव्स नॉलेज, एक टीचर होता है वो सिर्फ नॉलेज देता है, और इंस्ट्रक्टर जो होता है इम्पार्ट स्किल करता है। नॉलेज तो देगा ही देगा लेकिन वो स्किल्स में लगाएगा। जैसे कि देखिए टीचर क्या देता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर 12 तक पढ़ा तो वो क्या सिखाते हैं? मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, या आपको आपका क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सिखाया जाता है, नॉलेज देते हैं एक टीचर। लेकिन एक इंस्ट्रक्टर क्या करता है? प्रैक्टिकली नॉलेज देता है कि कोई चीज कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, फिटर से हैं तो फिटर के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो इंस्ट्रक्टर का काम होता है स्किल में प्रदान करता है ना। इंस्ट्रक्टर क्या करता है? स्किल प्रदान करता है नॉलेज के साथ साथ। चलिए तो दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा। टीचर क्या देता है? सिर्फ ज्ञान देता है, और इंस्ट्रक्टर क्या करता है? प्रैक्टिकली नॉलेज यानी कि इम्पॉर्ट स्किल भी देता है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर। There in addition to having high level of subject expertise and having a good valuable belief system, a competent instructor should display। ठीक है, उच्च स्तर की विषय विशेषज्ञता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षण क्या है? तो एक सक्षम प्रशिक्षण क्या होता है? तो वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ए ओन डेवलपमेंट, खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी होना, उच्च स्तर के विषय विशेषज्ञता और अच्छी मूल्य विकास प्रणाली के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षण जो करता है खुद के विकास के लिए जिम्मेदार होती है।
जैसे मान लीजिए कि आप एक इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, तो सिर्फ आप इंस्ट्रक्टर बन गए तो आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मैकेनिक मोटर व्हीकल से होंगे, तो 4th जनरेशन से 6th जनरेशन की गाड़ी आ गई जो कि इलेक्ट्रिक हो गई हैं और वो सॉफ्टवेयर सिस्टम से चलने लगी हैं, तो उसको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अपडेट हमेशा रहना पड़ेगा जिससे कि आप उच्च स्तर की विशेषज्ञता में अपनी डेवलपमेंट कर सकें। आगे का क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, दिया द डेवलपमेंट टास्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। जो डेवलपमेंट टास्क मॉडल था उसको किसने बनाया था? विकासात्मक कार्य मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था रॉबर्ट हैविगॉस्ट के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। डेवलपमेंट टास्क मॉडल किसने बनाया था? रॉबर्ट हैविगॉस्ट ने। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। डेवलपमेंट टास्क मॉडल किसने बनाया था? रॉबर्ट हैविगॉस्ट ने। जो चीजें आपको समझाकर याद करवाया जा सकता है मैं बिल्कुल उसको समझा के याद करवा रहा हूँ, लेकिन ये आपको नाम है ना, तो नाम तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे नाम बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाम याद करने पड़ते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है इंट्रोस्पेक्शन एज मीन्स ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व। ठीक है, शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में शामिल है। क्या शामिल है? तो आत्म देखें, इंट्रोस्पेक्शन खुद का इंस्पेक्शन करना। ठीक है, आत्मनिरीक्षण करना। लर्निंग में क्या इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा पे अटेंशन टू ओन थॉट। ठीक है, खुद का इंस्पेक्शन करना यानी कि पे अटेंशन टू ओन थॉट, अपने विचारों को ध्यान देना क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है ना। आगे का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेबस। सिलेबस का यानी कि पाठ्यक्रम का कार्य क्या है? फंक्शन क्या है? सिलेबस का फंक्शन क्या है? तो देखिए, सिलेबस क्यों बनाया जाता है ये आपको ध्यान रखिए। तो सिलेबस अगर रहेगा तो आप उचित अपनी तैयारी कर पाएंगे, क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए ये आप समझ पाएंगे। तो सिलेबस का कार्य जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ऑफ कोर्स गोल्स लर्निंग आउटकम। जो गोल्स होगा स्टूडेंट, कोर्स का गोल होगा कि इतने ही सब। देखिए, सिलेबस के अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको 12 लेसन 13 लेसन जो भी लेसन होता है वो फिक्स लेसन होता है, उसी में से आपका क्या होगा एग्जाम में आता है। तो वो फिक्स सिलेबस होता है जिससे आप स्टूडेंट को पता होता है कि मुझे ये पढ़ने के बाद क्या क्या सीख पाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर का प्रतिशत आ गया, ठीक है, समय कार्य आ गया, तो ये क्या है? सिलेबस के अंदर कंटेंट है जो आपको इसी लेसन से आपका क्वेश्चन आता है, तो इससे पता चल जाता है कि मेरा आउटकम क्या होगा, लर्निंग आउटकम क्या होगा ना, मैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाऊंगा। तो सिलेबस का कार्य ये होता है। दूसरा जो होता है इसका कार्य सिलेबस का वो है लिस्टनिंग द टॉपिक टू एड्रेस इन ईच क्लास सेशन। प्रत्येक कक्षा सत्र में संबोधित किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध करते हैं, यानी कि विषय कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए आप फीटर से हैं तो फीटर से आपका सिलेबस कंफर्म होगा। फीटर की जो ट्रेड थ्योरी होगी, ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गए, इंप्लॉयबिलिटी स्किल होगी। खैर ITI के लिए इंप्लॉयबिलिटी स्किल है, आप तो CITS कर रहे हैं तो इसके जगह आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होगा। तो ये इसका सिलेबस कंफर्म होता है ना, यही सिलेबस का कार्य है। तीसरा सिलेबस का कार्य क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपका POT से 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क का, ठीक है, तो ऐसा ये क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम कहिए या मार्क सिस्टम पॉलिसी निर्धारित होता है कि POT से 50 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से आएगा, ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम फिक्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेबस का कार्य क्या है? ये सभी होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ इंस्ट्रक्टर टू डिजाइन लर्निंग मटेरियल एज पर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है? तो शिक्षण सामग्री की अनुमति कौन देता है? तो वह है AD मॉडल। AD मॉडल जो होता है ये शिक्षण के प्रदर्शन के स्तर को अनुमति देता है कि शिक्षण सामग्री को कैसे बनाएं। ठीक है, AD मॉडल याद रखिएगा, ये भी नाम है, इस वजह से आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है व्हाट इज इन द एक्रोनिम VAK एज अप्लाइड टू लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल में VAK जो है इसमें A क्या है? तो A का मतलब जो होता है यहाँ पे ऑब्जर्व
होता है सोखना, लेकिन यहाँ एब्जॉर्ब का मतलब है आपने अपने इंस्ट्रक्टर से क्या सीखा, आपने शिक्षक से क्या क्या अर्जित किया, कौन से ज्ञान अर्जित किया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है द 3 कैटेगरी ऑफ ए लर्निंग आर नॉलेज, स्किल्स एंड। देखिए 3 कैटेगरी होती है लर्निंग का, सीखने का 3 कैटेगरी होता है। पहला ज्ञान, दूसरा स्किल, तीसरा क्या होगा, मोटिवेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड। तो मैं यहाँ करेक्ट आंसर बता दूं, यहाँ पे आपका जो सीखने का तरीका है 3 होता है। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल्स और तीसरा आपका एटीट्यूड। किस एटीट्यूड में सीख रहे हैं, कितना जल्दी सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर एटीट्यूड होता है कि कोई मुझे काम सिखाएगा तो हम 1 महीने में सीखेंगे, वो उसका एटीट्यूड है। और किसी बंदे का जो एटीट्यूड होता है मैं साल भर में तो सीख ही जाऊंगा। तो देखिए दोनों में एटीट्यूड डिफरेंट है, एक महीने में सीखने का काबिलियत रखता है और दूसरा 1 साल में। तो 3 कैटेगरी होती है, पहला ज्ञान, दूसरा स्किल्स और तीसरा उसका रवैया क्या है। ठीक है, कोई लापरवाह होते हैं, कोई सीखने के लिए बेताब होते हैं। चलिए 125 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है ए रोल प्ले इज टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी अंडर द कैटेगरी ऑफ। भूमिका निर्वहन डॉट 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 की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार क्या है, तो यह सिमुलेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर प्रैक्टिकली चीजें आप लिखकर रख लेते हैं कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप कौन सा कार्य करना है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर आता है। प्रैक्टिस, बार बार उसी चीज को जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसे देखकर बार बार आप वो चीज करेंगे, उसी को प्रैक्टिस कहा जाता है। लेक्चर अलग चीज है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 126 नंबर क्वेश्चन दिया है, शीला हैज न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर, विच इज द बेस्ट मेथड टू यूज टू शो हर आइडिया टू हर क्लासमेट्स। देखिए शीला के पास एक नई आइडिया विचार है साइंस के लिए, ठीक है, जो साइंस का मेला लगा है उसके पास एक नई आइडिया है। इनमें से विच इज द बेस्ट मेथड टू यूज टू शो हर आइडिया टू हर क्लासमेट, उसे किस मेथड से अपने क्लासमेट्स को शो करेगा अपनी आइडिया। शीला जो है अपनी सहपाठी को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करेगी, पोस्टर का उपयोग करेगी, वर्किंग मॉडल का उपयोग करेगी, या ई लर्निंग का उपयोग करेगी, या डिमॉन्स्ट्रेशन का। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए 127 नंबर दिया है, टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज बेस्ट टू अवॉइड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए, प्रभावी संचार के लिए किससे बचना सबसे अच्छा होता है। देखिए अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें जो बचाव करना है वो है रॉन्ग एजम्पशन एंड कल्चर बैरियर्स के। गलत जो धारणाएं होती हैं और सांस्कृतिक जो बाधाएं होती है उससे हम लोग बचेंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, जो हमारी वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, वो इफेक्टिव होगा ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए 128 नंबर दिया है, ए जॉब शीट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। जो जॉब शीट जो दिया है उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। जॉब शीट से क्या क्या आपको पता होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। जॉब शीट आपके सामने आएगा तो उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उससे आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि जॉब करने का जो टाइम है, कितना समय लिया कोई जॉब बनाने में। जैसे कोई जॉब बनाने में आधे घंटे में बना लेता है, कोई 1 घंटे में बनाता है, कोई 2 घंटे में बनाता है। जॉब आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है CITS या ITI में, तो उसमें जॉब शीट का इंफॉर्मेशन होता है कि किस लड़के ने कितने मिनट में ये जॉब बनाए। तो ये तो पता चलता है, ये जॉब शीट में ये इंफॉर्मेशन पता चलता है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन पता चलता है वो है इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल नीड टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि जो जॉब बनाए हैं, जो जॉब को कार्य करने में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया और उनका इंस्ट्रक्शन क्या है, सूचनाएं क्या है। तो ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है जॉब शीट से, आपको यही इंफॉर्मेशन भी पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, यानी कि बोथ क्या 1 और 2 दोनों पता चलेगा। चलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी मैं यहाँ पे ये मिटा दे रहा हूँ। पहला तो होगा, ये दूसरा भी होगा, तो दोनों में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। बोथ टाइम टेकन का पता चलता है कि जॉब करने में कितना समय लगा, और दूसरा कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं इस जॉब को बनाने में। आगे का क्वेश्चन देखिए 129 नंबर दिया है, एन एक्सपर्ट सीट इज यूज टू। एक एक्सपर्ट सीट है, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एक्सपर्ट सीट जो होता है, एक्सपर्ट सीट का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो उसे हम लोग को पता चलता है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट सीट से क्या पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है,
और दूसरा पता चलेगा कि जो परफॉर्म किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है जो, उसके सूचनाओं के बारे में पता चलेगा। तो दोनों यहाँ पे सही है, तो दोनों के लिए एक ही ऑप्शन हमें यूज करना है, एक ही ऑप्शन सही बताना है। तो यहाँ बोथ ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे का क्वेश्चन 129 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 130 सॉरी। दिया है इन विच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज ए डेली डायरी। किस सिचुएशन, किस स्थिति के दौरान अपने छात्र को डेली डायरी के लिए पूछेंगे, किस स्थिति के दौरान। तो देखिए डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए अपनी डेली डायरी के लिए स्टूडेंट को बोलेंगे, या रिकॉर्ड मार्क्स ऑब्टेन इन यूनिट टेस्ट, जो यूनिट टेस्ट लेंगे उसके रिकॉर्ड के लिए, या एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग किए हैं उसकी डेली डायरी के लिए, या समरी ऑफ बुक के लिए। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को पता लगाने के लिए आप डेली डायरी का इस्तेमाल करेंगे। अपने छात्रों से बोलेंगे कि डेली डायरी दिखाओ, यानी कि आप क्या क्या किए हो, कौन कौन से थ्योरी की क्लास कितने बजे से कितने बजे चला है, प्रैक्टिकल कितने बजे से प्रैक्टिकल एक्टिविटी की हो, कितने घंटे की हो, तो उससे पता चलता है डेली डायरी से। ठीक है। 131 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो पाठ्यक्रम के अंत में ली गई फीडबैक से क्या पता चलता है, तो वो पता चलता है डिटरमाइन इफ स्टूडेंट आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग इन्वायरमेंट एंड टीचर गुड कंडक्टिव। निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षक के संतुष्ट है, यह जांच करना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं। ठीक है, यानी कि उसका फीडबैक क्या होगा, कोर्स की फीडबैक लेने से पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट आपके पढ़ाए गए चीजों को सीखे हैं, कितना सीखे हैं, और कोर्स उनके लिए सफिशिएंट था कि नहीं। ठीक है, ये सभी चेक करने के लिए क्या किया जाता है, कोर्स का फीडबैक लिया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए 132 नंबर दिया है, Which classroom arrangement is most effective when a class is being taught in lecture model and there is independent work expected। बोल है कि जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कि लेक्चर तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होती है। जो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे अधिक है, तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है रो एंड कॉलम। जो हम लोग देखिए क्लास में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, रो एंड कॉलम के रूप में बैठे हैं, सीधा सीधा। ऐसा कि नहीं हम लोग गोल मेज पे बैठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टेबल और मेज ही लगा होता है क्लास में अक्सर, वो भी रो एंड कॉलम में। तो ये अरेंजमेंट जो होता है क्लास का अरेंजमेंट, ये इफेक्टिव होता है ना पढ़ाने के लिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है 133 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस में एक काउंसलर के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है इंटरव्यू पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के, माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार जानने के लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप ही का काउंसलिंग प्रोसेस हुआ है और आपने CITS में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई भी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या पता चला है, आप कितना पढ़े हैं, माता पिता का नाम क्या है, ये सभी चीजें काउंसलिंग के दौरान पता चला है। कौन सा ट्रेड से आप ITI किए हैं, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, यही काउंसलिंग प्रोसेस का मुख्य। इससे काउंसलर को पता चल जाता है एक एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति का कि कौन सा ट्रेड है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी ट्रेड कौन सा है, कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, ये सभी पता चल जाता है ना। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका परसेंटेज कितना है, ये सभी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान काउंसलर को पता चल जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 134 नंबर दिया है, 134 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द 4 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके 4 स्टेजेस को आपको बताना है। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताइए। तो 4 चरण बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। पहला रिलेशन बिल्डिंग टू मेकिंग एंड असेसमेंट, दूसरा इस्टेब्लिश गोल एंड डेवलपिंग एंड एक्शन प्लान। ठीक है, यानी कि संबंध निर्माण, मूल्यांकन करना और लक्ष्य स्थापित करना और कार्य योजना विकसित करना, काउंसलिंग प्रोसेस के चरण है। अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जब आप बिल्कुल नया होते हैं, कोई कॉलेज नहीं मिला होता, उस दौरान आप क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, संबंध निर्माण करते हैं कॉलेज से। और आपका काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कॉलेज चूज करते हैं, यानी कि कॉलेज से आप रिलेशन जोड़ रहे हैं। दूसरा क्या करते हैं, उसके साथ असेसमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन करते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है ना। तीसरा करते हैं
आप अपना गोल स्टेब्लिश करते हैं, लक्ष्य स्थापित करते हैं। जैसे आपको फिटर में ही CITS करना है, ये आपका लक्ष्य था, तो आपने एडमिशन लिया। उसके बाद डेवलपिंग एन एक्शन प्लान, और आप एक कार्य योजना बनाते हैं, विकसित करते हैं। जैसे आप CITS में फिटर से एडमिशन ले लिया, तो प्रैक्टिकल के दौरान एक इंस्ट्रक्टर बनना ही आपका क्या है, एक्शन प्लान है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 4 काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, 135 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता का लाभ है। अब देखिए इंटरप्रेन्योरशिप का लाभ पूछा है, कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो दोनों होगा, क्योंकि देखिए इट रिजल्ट, देखिए एक इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लाभ होता है तो कब होता है, इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग क्रिएटिविटी इनटू द मार्केट प्लेस। यह नए संगठनों को निर्माण का अंजाम देते हैं। जो उद्यमी होते हैं वो क्या करते हैं, एक नए संगठन का अंजाम देते हैं और बाजार में रचनात्मक लाते हैं। दूसरा जो होता है, इट्स लीड्स टू इम्प्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्प डेवलप द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। एक उद्यमी जो होता है वो क्या करता है, उसके जीवन स्तर में सबके जीवन स्तर में सुधार लाता है। मान लीजिए एक उद्यमी है, एक इंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो सबको जॉब देता है अपने कंपनी के अंदर, तो उससे क्या होता है, उसके जीवन में और अन्य के जीवन में भी सुधार आता है, और वो देश के लिए क्या करता है, अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करता है। मान लीजिए कि एक कंपनी आपके पास 100 लोगों को जॉब दी है, तो इससे क्या होगा, आपकी कंपनी का विकास होगा, साथ में आप 100 लोगों को जॉब दी है तो उनका भी विकास होगा ना, और जब उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखिए 135 नंबर के क्वेश्चन को मैंने करा दिया। आप लोग प्रैक्टिस के लिए हमारे साइट successcareer.co.in पे जरूर विजिट करेंगे, और यहाँ से आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के जितने भी यहाँ पे आप आर्टिकल डाला गया है उन सबका प्रैक्टिस आप सीरियल वाइज ले सकते हैं, और चेक आंसर पर क्लिक करके अपने आंसर का भी पता लगा सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जिसे मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, MUDRA, यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी रुद्रा का फुल फॉर्म है। गिव्स लोन अप टू ए सम ऑफ, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इससे कितने रुपए राशि तक ऋण देती है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने रुपए तक उधार देती है, ऋण देती है, तो देखिए ये देती है बिटवीन 10,000 to 10 लाख। ठीक है, 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है, ऋण मिल सकता है। चलिए आगे का 137 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ ICT, निम्नलिखित में से कौन सा ICT के अंतर्गत आता है। तो ICT के अंतर्गत जो आता है वो होती है रेडियो और टीवी, उसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों जो है ICT के अंतर्गत आता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर दिया है, व्हेन लर्नर्स आर virtual and cannot access the e-learning and the same time they are said to be learner। कौन सा लर्नर उसको बोला जाएगा, एक जो है वर्चुअली रूप से लर्न कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ई लर्निंग का सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, जब शिक्षार्थी आभासी होता है और साथ ही ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकता तो उन्हें किस प्रकार के शिक्षार्थी कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसिंक्रोनस टाइप, अतुल्यकाली टाइप के शिक्षार्थी कहा जाता है उनको। चलिए एक्सपैंड NSQF, अब आपको ये पता होना चाहिए NSQF का फुल फॉर्म। NSQF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पे नेशनल न्यू स्किल दिया है, नेशनल स्टडी दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा आपका NSQF लेवल कौन सा है, तो आप जब CITS करते हैं तो NSQF लेवल 6 में रहते हैं, जबकि ITI वर्ग कौन सा है तो NSQF 4th में रहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 140 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। बोल रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच अंतर क्या होता है। देखिए एजुकेशन होता है, एक ट्रेनिंग होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज फोकस ऑन जॉब, ये जॉब पे फोकस करता है ट्रेनिंग, जबकि ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करता है। जबकि वोकेशनल एजुकेशन क्या करता है, ये
वोकेशनल एजुकेशन जो होता है आपको शिक्षा देती है, जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग देती है जिसे आपका किसी ट्रेनिंग के दौरान उसका फोकस रहता है कि ट्रेनिंग के दौरान आप किस जॉब को करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अप्रेंटिस होती है ना, तो अप्रेंटिस क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है एक विशेष फील्ड में, इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, तो उस फील्ड में आपको सिखाया जाता है स्किल्स। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर दिया, स्टूडेंट यूज द एडोलसेंट एज टू, छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं। किशोर उम्र का यानी कि जब एडोलसेंट होते हैं तो उसका उपयोग करते हैं किसके लिए, तो एडॉप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू एडल्ट स्टैंडर्ड। जब वो एडोलसेंट होते हैं, किशोर होने लगते हैं, तो किसको, चाइल्डहुड को एडजस्ट करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, बचपना को चेंज करते हैं और उसे एडल्ट स्टैंडर्ड में जीने लगते हैं। बचपन के व्यवहारों को व्यस्त मानकों के अनुरूप ढालने लगते हैं, समायोजित करने लगते हैं जब स्टूडेंट एडोलसेंट एज में आते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 142 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बिहेवियर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखा व्यवहार का एक उदाहरण नहीं है। तो सीखा व्यवहार का एक उदाहरण नहीं है वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, ठीक है, यानी कि अच्छा खाना महकते ही मुंह में पानी आना, यानी कि जिसे हम लोग लार भी बोलते हैं, लार आना, महकने लगता है यार, लार बोलते हैं, लार उसका चूल्हा है उस खाने के लिए, तो यही चीज होता है, लर्निंग बिहेवियर नहीं है। ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बिहेवियर, लर्न बिहेवियर, ये एक आदत नहीं है, सीखने की व्यवहार नहीं है। बाकी सीखने का व्यवहार क्या है, तो नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स यानी पक्षियों में घोंसला निर्माण करना, ये लर्न बिहेवियर है। स्विमिंग इन फिश, इसका भी लर्न बिहेवियर है। और हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा, ये भी क्या है, लर्न बिहेवियर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 143 नंबर दिया है, डॉट 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 इज ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इनमें से बोल रहा है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है जो कि इंक्रीज करता है छात्रों के अंदर अवेयरनेस ऑफ देयर ओन प्रोग्रेस, यानी कि उनको सचेत करता है उनके उन्नति में और उनको मोटिवेशन में और उनकी जो कंटिन्यूअस वर्क है उसमें सुधार करता है। सीखने का क्या सिद्धांत है जो छात्रों को स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने की जागरूकता। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन जो होता है उससे उनको पता चलता है कि वो अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं ना। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 144 नंबर दिया है, विच ऑफ दिस टू मोस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए। तो नापने योग्य क्या क्या होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए लर्निंग गोल्स नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका शिक्षण का मकसद यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये क्या होता है, मिजरेबल होना चाहिए। मान लीजिए कि आप CITS कर रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या है, मिजरेबल है, ये नहीं कि आप पढ़ेंगे आगे तक, ठीक है, जो आपका सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और वही क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक, विशेष होता है आपका कि आपको यही विशेष लेसन पढ़ना है और वो मिजरेबल है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 145 नंबर देखिए, मिजरेबल का मतलब है जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आप जो वीडियो अगर 10 क्लास क्रैश कोर्स देख ले रहे हैं POT का मेरा ये जो मैं चलाया हूँ, तो इसके बाद आपको पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप 100% क्वेश्चन को सही करके आएंगे। क्यों मैं ये बातें बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेजर किया हुआ हूँ कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। चलिए 145 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। विच आर द फॉलोइंग टास्क यू कंसिडर व्हाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस, कौन सा 7 टास्क को आप विचार में रखेंगे जब आप सिलेबस को बना रहे होंगे, ठीक है। सिलेबस विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करते हैं, तो सिलेबस का निर्माण करते समय, सिलेबस का विश्लेषण करते समय कौन सा कार्य विचार में रखा जाता है, तो वो विचार में रखा जाता है कंसाइडरिंग हाउ डू द टॉपिक ऑफ द कोर्स फिट टुगेदर। इस टॉपिक को ध्यान में रख के बताया जाता है कि यह देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट हो सकता है, CITS के लिए जो कोर्स बनाया गया है वो कैसे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए फिट है, ये सभी ध्यान में रखकर सिलेबस की एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ITI इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो आपको सिलेबस ध्यान रखना होगा कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर पढ़ा देंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में किसी स्टूडेंट का पेपर खराब ना हो, यही आपके दिमाग में होगा, ठीक है। तो ये फिट टुगेदर कैसे बैठेगा ये ध्यान में रखकर आपको सिलेबस की एनालिसिस करते हैं। चलिए 146 नंबर का क्वेश्चन का मैं आंसर चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं कल की क्लास यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन द ब्लूम लेवल फॉर द
स्टेटेड क्वेश्चन डिफाइंड पंचायत। दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम्स लेवल को पहचानें, पंचायत की परिभाषा बताएं। नॉलेज, कंप्रेhension, एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस। क्या करेक्ट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल की वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि मैं जैसे 10 कोर्स चला रहा हूं, 10 का क्रैश कोर्स जो कि आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में 100% सफलता लाने के लिए, फाइनल एग्जाम में 100% एक भी क्वेश्चन ना मिस हो, इसके लिए मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना है। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।